हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 11 तक हम यहाँ पढ़ के आए हैं। चैप्टर 11 का नाम क्या था हमारा? दोष आदि विज्ञानी है। ठीक है, जो दोष आदि विज्ञानी था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो दोष हैं, धातु हैं, मल हैं, उनका सामान्य लक्षण क्या है, उनके क्या है सामान्य कर्म क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर उनमें क्या है क्षय या वृद्धि हो रही है, किसी भी वजह से वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उसके बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने में मिलेंगे। जैसे अगर हमारी क्या है रस धातु बढ़ रही है तो क्या होगा बॉडी में, अगर रस धातु कम हो रही है तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स बॉडी में होंगे, वो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 11 में। लेकिन उसमें क्या है, हमने सिंपल वात पित्त कफ पढ़ा। इसको अगर हमें क्या है वात पित्त कफ को विशेष रूप से बोल दो आप, या डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या है इसके भेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके हमें क्या है टाइप्स, हर चीज के हम क्या है टाइप्स पढ़ते हैं। अगर कोई भी चीज डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब वैसे ही क्या है हमें दोषों के भी यहाँ पे टाइप्स पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में क्या है इन दोषों के जो वात पित्त कफ है इनको क्या है बहुत डिटेल में बताया गया है, इनके एक एक भेद का वर्णन किया गया है। अब अगर हम भेद देखें, जैसे वात पित्त कफ है तो इनके भेद ऐसे नहीं है कि 5 अलग अलग वात हैं। जैसे आप वात के 5 प्रकार पढ़ोगे कि प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। अब ये क्या है इसके 5 अलग अलग, ऐसा नहीं है कि बॉडी में 5 अलग अलग तरीके की आपको वायु मिलेगी। इसमें क्या होता है कि बॉडी में एक ही प्रकार की पूरी वायु है, जो पूरी वायु दोष है पूरा एक ही है, लेकिन क्या है उसकी लोकेशन के हिसाब से, कोई गले में है, कोई क्या है अग्नि के पास है, कोई बॉडी के लोअर एक्सट्रीमिटीज में है, तो उसके हिसाब से क्या है उसके नाम अलग अलग कर दिए। उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसके हमने क्या है नाम अलग अलग रख दिए हैं। कोई अलग फंक्शन कर रहा है तो समान बोल दिया, दूसरे का कुछ और फंक्शन है उसे अपान बोल दिया। तो हमने क्या उसके फंक्शन के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से उन चीजों की क्या है नाम अलग अलग यहाँ पे रख दिए हैं। सेम वैसे ही हमारा होता है पित्त के साथ। पित्त भी बॉडी में एक ही है, लेकिन उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है उसको क्या है 5 प्रकार का बोल दिया कि हमारे क्या है भाजक, रंजक, आलोचक, ये सब क्या है हमारे अलग अलग 5 प्रकार के पित्त होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 अलग अलग पित्त बॉडी में प्रेजेंट है, वो बस क्या है उनके लोकेशन के हिसाब से, उनके फंक्शन के हिसाब से हमने क्या उनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। सेम वैसे ही कफ के साथ है। कफ के भी हमने उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसके 5 प्रकार का कफ बोल दिया कि हमारा क्या है कफ हो गया, श्लेष्मक, अवलंबक, ऐसे करके हमारा 5 प्रकार का कफ हो गया। ये भी हमने क्या इसकी लोकेशन और इसके फंक्शन के हिसाब से हमने इसका नामकरण कर दिया। तो पहले पार्ट में तो क्या है इन दोषों को बताया गया है कि क्या है वात पित्त कफ है हमारे, इसको डिटेल में हम एक एक भेद इसके बताए गए हैं। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वायु 5 प्रकार का जैसे वायु है तो कौन सी वायु कहाँ पे रहती है और उसके कर्म क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें यहाँ पे बोलते हैं दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशमन बताया गया है कि दोष अगर क्या है बॉडी में रोग हो रहा है। ठीक है, रोग की हमारी क्या है क्रियाकाल क्या होता है कि सबसे पहले संचय होगा, प्रकोप होगा, देन हम उसका क्या प्रशमन यानी कि उसकी शांति कर देंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है दोषों का ये बताया गया है कि दोष संचय कैसे हो रहा है, फिर उसका प्रकोप कैसे होता है, फिर क्या होता है उसका शमन हम कैसे करते हैं या फिर हमें कब कब करना चाहिए, ऋतुओं के साथ उसका रिलेशन बताया गया है। फिर थर्ड पार्ट हमारा आता है इसमें कि कोष्ठ मार्ग, मतलब कि क्या है इसमें दोषों के क्या है कारण बताए गए हैं। दोष हमारे क्या है वृद्धि हो रही है, क्षय हो रहा है, या फिर संचय, प्रकोप, प्रशमन क्यों हो रहा है, दोष वैकृति कैसे हो रही है। दोष क्या है देखो अभी हमारी बॉडी में क्या है वात पित्त कफ है, ये धातु है, ये सब क्या नॉर्मल अवस्था में है। अब कुछ तो बॉडी में ऐसा होता है जिससे वो क्या है वैकृत हो जाते हैं, जिससे वो क्या है डिजीज कॉजिंग हो जाते हैं, टेंडेंसी उनमें डिजीज कॉजिंग की बढ़ जाती है। कुछ तो होता है, तो वो यहाँ पे इन्होंने क्या है दोषों के कारण बताए हैं कि दोषों के क्या त्रिविध कारण हैं। उनके भी 3 पार्ट है, वो हम आगे अभी जब पढ़ते जाएंगे तो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें कि दोषों के मार्ग। यहाँ पे इन्होंने क्या दोषों के मार्ग बताए हैं। मार्ग यहाँ पे हमारा आप समझ सकते हो कि दोष जैसे अगर हो रहे हैं तो यहाँ पे उसके लिए 3 मार्ग बताते हैं कि बाह्य हो गया, अभ्यंतर हो गया, उभय मार्ग हो गया, यानी कि किस किस मार्ग में कौन कौन सी व्याधियां होंगी। ठीक है, इसमें फिर ये एक और क्लासिफिकेशन देते हैं शाखा, कोष्ठ, और एक देते हैं हमारा मर्मस्थि संधि। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे क्या है हमें दोषों के मार्ग बताए हैं कि दोषों के त्रिविध मार्ग होते हैं और उसमें क्या है उनमें होने वाली अलग अलग व्याधि भी बताई हैं कि उनमें होने वाली कौन कौन सी व्याधि होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है व्याधि के भेद। यहाँ पे व्याधि के भेद बोलते हैं ये कि स्वतंत्र व्याधि है या पंतरंत्र व्याधि है या फिर गुरु व्याधि है या लघु व्याधि है, ऐसे करके यहाँ पे व्याधि के भेद आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद यहाँ पे देते हैं इनका चिकित्सा सूत्र कि गुरु लघु व्याधि है तो उसकी हमें चिकित्सा कैसे करनी है। फिर उसके बाद में लास्ट में आ जाता है दोषों के क्षय वृद्धि भेद, यानी कि दोषों की क्षय वृद्धि के अनुसार उसके कितने टाइप्स हम हो सकते हैं, उसके कितने कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आता है हमारा नेक्स्ट वृद्ध और क्षीण दोष, क्षय वृद्धि और सम दोष भेदों की असंख्यता। इसमें क्या है लास्ट में इन्होंने दोषों का क्षय वृद्धि के हिसाब से एक काउंट बता दिया। जैसे रस में पढ़ा था ना हमने डिटेल में कि रस के कॉम्बिनेशंस बताए थे कि 2-2 रस मिला के, 3 रस मिला के, 4 रस
मिला के, ऐसे करके हमने वहाँ पे क्या है दोषों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। यहाँ पे इस चैप्टर में 12th में क्या बताया गया है, हमें दोषों का क्या बताया गया है, भेद बताए गए हैं। क्षय वृद्धि के अनुसार इसके क्या है हमें कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है कि रस के संयोग अनुसार भेद कौन से चैप्टर में बताए हैं, चैप्टर नंबर 10th यानी कि रस भेदीय अध्याय में। और दोषों के जो यहाँ पे इन्होंने हमें भेद बताए हैं वो किस में बताए हैं, चैप्टर नंबर 12th में बताए हैं, दोष भेदीय अध्याय में। दोष आदि विज्ञानीय और दोष भेदीय अध्याय में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में दोषों का वर्णन है, लेकिन दोष आदि में क्या है, दोष धातु मल तीनों की क्षय वृद्धि और सामान्य लक्षणों को दिया गया है। और जो दोष भेदीय है इसमें क्या है, दोष के नाम से ही समझ में आ रहा है दोष भेदीय, दोषों के भेदों का वर्णन किया गया है। और आगे संचय, प्रकोप, दोषों के क्या है मार्ग हैं, दोषों के कारण क्या है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। लास्ट में बोलते हैं व्याधि के भेद का, ठीक है। इन दोनों चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर नंबर 11 को मैंने बोला था कि इसके क्या है आपको मैक्स टू मैक्स श्लोक याद करने हैं, मतलब सारी क्षय वृद्धि के श्लोक आपको याद होने चाहिए। क्रियाकाल में भी सब में आएगा क्योंकि आप सारी धातुएं पढ़ोगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो सब में वहां पे क्या है मस्ट टू लर्न होता ही है कि क्षय वृद्धि का आप श्लोक याद करो, ठीक है। तो उसमें आपको श्लोक लिखना ही पड़ेगा। तो वो श्लोक अगर आप अष्टांग का याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अष्टांग भी कवर हो जाएगा और आपका क्रिया शारीर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको वो श्लोक सारे याद करने हैं। अब जो नेक्स्ट आ रहा है दोष भेदीय अध्याय में, दोष भेदीय अध्याय में देखो वात, पित्त, कफ है। अब क्रियाकाल में क्या है आपके दोष पढ़ने हैं, वात, पित्त, कफ, और सीधा सीधा 10 मार्क का क्वेश्चन उसमें आपका क्या है दोष से एक ना एक आता ही है कि वात का वर्णन करो या पित्त को एक्सप्लेन करो या कफ को एक्सप्लेन करो। तो वहां पे अगर 10 मार्क में आता है तो आपको उसमें क्या है लक्षण लिख दोगे आप लोग, उसका कर्म लिख दोगे, ठीक है। कर्म के बाद उसके भेद आपको लिखने ही पड़ेंगे। अब अगर भेद है तो भेद का अगर आप चैप्टर नंबर 12 देखो तो यहाँ पे सारे भेद हैं। अगर आप यहाँ अच्छे से भेद पढ़ लेते हो, उसके श्लोक भी याद कर लोगे तो आपके वात, पित्त, कफ तो वहाँ पे पूरे कवर हो गए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। तो इसीलिए क्या है 11th और 12th चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा। इससे आपका क्या है बेस क्लियर होगा। आयुर्वेदा क्या है, इज ऑल अबाउट दोष, धातु एंड मल, ठीक है। अब क्या है इन दो चैप्टर्स में क्या है दोष, धातु, मलों को ही बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि उनकी क्षय वृद्धि कैसे हो रही है, वो प्राकृत हैं तो कैसे हैं, वो वैकृत हो रहे हैं तो कैसे हैं, वैकृत हो भी रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। उनके कॉम्बिनेशंस हो गए, उनके भेद हो गए। तो यहाँ पे क्या है आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा। आयुर्वेद का आप कह सकते हो सार है, एक बेस है ये वाले दो चैप्टर्स, ठीक है। इनको क्या है बहुत अच्छे से पढ़ना है दोनों चैप्टर को, जितने मैक्सिमम श्लोक आप याद कर सको वो इन दोनों चैप्टर्स में यहाँ पे याद करने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोष भेदीय अध्याय अपना। तो इसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं, अथातो दोष भेदीय अध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्माहुर आत्रे आदयो महर्षिया। अब इसके आगे क्या है दोष भेदीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि हमारे किसने आत्रे आदि महर्षियों ने कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताते हैं क्या वात, पित्त और कफ का स्थान, कि वात, पित्त, कफ नॉर्मली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे डिटेल में इसके भेदों का भी स्थान पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्या है अभी क्योंकि 11 चैप्टर में हमने क्या देखा था, इसके फंक्शंस देख लिए थे। वात, पित्त, कफ के क्या क्या फंक्शंस हैं, फर्स्ट श्लोक ही था, याद है ना। फर्स्ट श्लोक क्या था, वो किसका था, इनके कर्मों का था। वहां पे क्या है कहीं भी स्थान की बात नहीं हुई थी कि वात कहाँ पे स्थित है, पित्त कहाँ पे स्थित है, कफ कहाँ पे स्थित है। लेकिन हमने स्थान की बात एक और चैप्टर में की थी, जब हमने अष्टांग स्टार्ट की थी, हमने वहां पे क्या है इन दोषों के स्थान की बात की थी। अब मुझे श्लोक नंबर बताओ जल्दी से रेफरेंस देख के कि हमने वो वाला श्लोक कौन सा देखा था जिसमें क्या है वात, पित्त, कफ के स्थान थे, कि वात कहाँ है, पित्त कहाँ है और कफ कहाँ है। इसमें हमने क्या देखा था, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में इसका श्लोक नंबर क्या है 7, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था, ते व्यापिनो अपि ऊर्ध्व अधा मध्य संश्रया, यानी उसमें इन्होंने क्या बताया था, सीक्वेंस में बताया था कि ऊर्ध्व, अधा और मध्य में क्या है वात, पित्त, कफ रहते हैं। कैसे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि जैसे ये हमारा फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ले लेते हैं हम, 8 पे मत जाना बिल्कुल, ये हमने क्या है कि नाभि ले लिया, एक सेकेंड, ठीक है, ये नाभि हो गया और ये क्या होगा, इसके पैर हो गए, ये हाथ हो गए, ठीक है। ये हमने एक बॉडी ले ली, तो इसमें उन्होंने क्या बताया था, ये हृदय है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पे क्या बताया था कि हृदय के ऊपर क्या रहता है हमारा, कफ दोष रहता है। नाभि और हृदय के बीच में क्या रहता है हमारा, पित्त दोष रहता है। और नाभि के नीचे वाले पार्ट में यानी कि अधा वाले पार्ट में क्या रहता है हमारा, पित्त दोष प्रधान
रहता है। तो क्या है, कफ पित्त, कफ वात पित्त की हमने क्या है पोजीशन यहाँ पे पढ़ ली थी फर्स्ट चैप्टर में। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे हृदय के ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ऊर्ध्व जत्रुका जितना भी भाग है वो क्या है हमारा वहाँ पे कफ दोष प्रधान रहता है। कैसे, आपने देखा भी होगा, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, आपका हो गया लंग्स में निमोनिया हो गया या हेड वाला रीजन, इनमें जितनी भी व्याधियां होती हैं कफ वाली होती हैं, सर्दी जुकाम ये सब कुछ, तो वहाँ पे क्या है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कफ दोष प्रधान होता है हमारा। फिर आ गया हमारा ये वाला नाभि और हृदय वाला रीजन, आमाशय पक्वाशय वाला रीजन, तो वहाँ पे क्या रहता है, पित्त दोष रहता है, क्योंकि यहीं पे क्या है सारा डाइजेशन वगैरह चलता है, ठीक है। जो पूरी फूड प्रोसेसिंग होती है वो इसी पार्ट में होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पित्त दोष प्रधान है। पित्त ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अन्न के पाचन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, पित्त है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा नाभि के नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वात दोष प्रधान है। क्यों है यहाँ पे वात दोष का क्या कर्म होता है, मल को बाहर निकालना, मूत्र को बाहर निकालना, जितना भी शरीर से बाहर निकालने वाले काम है वो कौन करता है, वात करता है। इसीलिए जो नाभि से नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे क्या प्रधान था, हमारा वात प्रधान था। तो ये जो हमने एक मोटा मोटा ओवरव्यू लिया था इसकी पोजीशन का कि वात पित्त कफ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो हमने चैप्टर 1 में ही आचार्य वाग्भट ने हमें एक आइडिया दे दिया था कि यहाँ पे क्या है आपके उधर वाले पार्ट में यानी कि हृदय के ऊपर वाले पार्ट में कौन सा दोष प्रधान है, कफ दोष प्रधान है। हृदय और नाभि के बीच में आपका पित्त दोष प्रधान है और नाभि के नीचे वाले पार्ट में क्या प्रधान है, आपका वात दोष प्रधान होता है। तो वहां पे उसके बाद अब ये जो हमारा अब क्या है, ये एमसीक्यू भी हो सकता है कि 2 जगह पे क्या है वात पित्त कफ के स्थानों का वर्णन किया गया है। एक आ गया हमारा चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, और दूसरा हमारा आ गया चैप्टर नंबर कौन सा हो गया है, 12th में, कि वात पित्त कफ के यहाँ पे इन्होंने क्या है डिटेल में उसके क्या स्थान बताए हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा वायु का स्थान। वायु का स्थान के लिए क्या बोलते हैं, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, ठीक है। तो वायु का स्थान क्या है, पक्वाशय। अभी हमने क्या पढ़ा था कि नाभि के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, नाभि के नीचे क्या आ गया हमारा पक्वाशय। पक्वाशय आप बोल सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया हमारा, कटी हो गया, शक्ति हो गया, श्रोत्र हो गया, अस्थि हो गया और स्पर्शनीय इंद्रियम स्पर्श इंद्रिय हो गया, ठीक है। हमारा स्थान हम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, ठीक है, मतलब और विशेष प्रकार से विशेषता कौन सा है, पक्वाशय है। अब देखो हमारा क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमें पता है वहाँ पे जो हमारा खाना डाइजेस्ट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाके स्टोर होता है, वहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि वहाँ पे क्या होती है, वायु क्या करती है, शोषण करती है। उसमें जो वात वाला वो होता है ना, वाटर कंटेंट होता है उस मल में, उसको क्या है वो सोख लेती है। मॉडर्न में भी हमने पढ़ा है वहाँ पे क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, उससे क्या है उसकी कंसिस्टेंसी या सॉलिडिटी बढ़ जाती है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट की। तो वो क्या है जो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाटर का हो रहा है मॉडर्न के अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ पे क्या है हमारा आयुर्वेद में वायु प्रेजेंट होती है, वायु का स्थान है, वायु क्या है उस जल भाग को वहां से सोख लेती है, ठीक है। तो मेन स्थान इसका क्या बता दिया, पक्वाधानम। वायु का जो मेन सबसे ज्यादा जो वायु प्रेजेंट होगी तो पूरे शरीर में प्रेजेंट, ओवरऑल पूरी बॉडी में हमारे तीनों दोष है। देखो हर जगह पे, हर पार्ट में, हर एक सेल में हमारा समझ लो आप वात पित्त कफ तीनों प्रेजेंट है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जहां पे वो अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, पक्वाशय, जैसे हमारा क्या है पूरा घर है, हम घर में रहते हैं, पूरा घर हमारा है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ये वाला ही कमरा है, सिर्फ पूरा घर हमारा है, लेकिन उसमें भी क्या है हमारे अपने अपने रूम होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि ये मेरा रूम है, ये पापा का रूम है, ये मम्मी का रूम है, या मेरे भाई का रूम है। उसमें क्या सबके अपने अपने रूम होते हैं, लेकिन घर तो पूरा फिर भी हमारा है, हम पूरे घर में रहते हैं, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, लेकिन हमारा फिर भी एक रूम होता है। वैसे ही क्या है पूरे शरीर में वात पित्त कफ रहते हैं, लेकिन उसमें क्या फर्क आ जाता है, उनका जो मेजर स्थान है जहां पे वो जाके रहते हैं या जहां पे वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है हमारा पक्वाशय, ठीक है। बात का क्या है पक्वाशय। अब हमारा कॉलेज है, पूरा कॉलेज हमारा है, लेकिन क्लासरूम हमारा एक होता है कि ये हमारा क्लासरूम है। कॉलेज तो फिर भी पूरा हमारा है, हर लैब में जाते हैं हम, हर रूम में जाते हैं, टीचर्स के पास, वॉशरूम ये वो, लेकिन क्या हमारा एक क्लासरूम है जहां हम अपना फंक्शंस करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो वो क्या हुआ हमारा स्थान हुआ। वैसे ही वात का स्थान क्या है, मेन पक्वाशय होता है। मिलेगा इन सब जगह भी, लेकिन मेन स्थान क्या है पक्वाशय, जहां पे वो अपना मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। ये किसकी बात हो गई, वात की बात हो गई। नेक्स्ट आ गया हमारा पित्त का स्थान, ठीक है। पित्त के स्थान के लिए बोलते हैं नाभिर आमाशये स्वेदो लसिका रुधिरम रसः द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः, ठीक है। तो पित्त का स्थान क्या हुआ, नाभि हो गया। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, नाभि, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, नाभि और हृदय के मध्य वाला भाग किसका होता है, पित्त दोष का होता है। नाभि हो गया, आमाशय हो गया, स्वेद लसिका रुधिर रसः। यहाँ पे भी इन्होंने देखो क्या बताया था, अस्थि बताया था ना। अस्थि क्या है, हमने जब चैप्टर नंबर 11 में लास्ट में पढ़ा था आश्रय आश्रय भाव, वहां हमने क्या पढ़ा था कि वात और अस्थि क्या है आश्रय आश्रय भाव में रहते हैं, यानी कि वात किस में आश्रित रहता है, अस्थि में आश्रित रहता है। तो अस्थि भी क्या हुआ, उसका स्थान हुआ। सेम वैसे ही पित्त का आश्रय कौन था, रक्त था,
ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, रुधिर, यानी कि पित्त का स्थान में भी क्या जाएगा, एक प्रकार से रक्त आ जाएगा। और दूसरा स्थान क्या था, स्वेद। पित्त के दो आश्रय बताए थे ना, स्वेद और क्या हमारा रक्त। तो पित्त के स्थान में दो चीज आ जाएंगी, रक्त भी आ जाएगा और हमारा स्वेद भी आ जाएगा। फिर आ गया द्रक स्पर्शनम चा पित्तस्य। अब जो हमारा क्या है नेत्र है, उसमें भी क्या है पित्त प्रधान रहता है। वो हम जब उसको इसके भेद पढ़ेंगे पित्त के, उसमें हो जाए हमारा एक आलोचक पित्त, वो क्या है नेत्र में प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने उसका भी वर्णन किया है। लेकिन विशेषता क्या बताया, नाभिरत विशेषता, विशेष प्रकार से नाभि में क्या रहता है हमारा पित्त प्रधान रहता है। तो नाभि से इनका कहने का, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इनके कहने का तात्पर्य नाभि से क्या है, ग्रहणी। तो ये यहाँ पे नाभि से क्या कहना चाह रहे हैं एक प्रकार से कि जो पित्त प्रधान रहता है कहाँ पे रहता है, ग्रहणी। अब ग्रहणी को मॉडर्न में कोरिलेट अगर करें तो इसको कोरिलेट किया जाता है ड्यूडेनम से, क्योंकि हमने पढ़ा है मॉडर्न में ये चीजें, आप एना में भी पढ़ोगे, फिजियो में भी पढ़ोगे कि जो मेजर डाइजेशन हमारा होता है वो किस में होता है, ड्यूडेनम के पार्ट में होता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम को किससे कंपेयर करते हैं हम, ग्रहणी से कंपेयर करते हैं। अब देखो ड्यूडेनम में डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन आयुर्वेद में कौन कर रहा है, हमारा पित्त कर रहा है। तो पित्त कहाँ प्रधान हुआ, नाभि में। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि नाभि में एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि पित्त कहाँ प्रधान रहता है, ग्रहणी वाले पार्ट में रहता है, जहां पे वो क्या है सारी पाचन क्रियाएं परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा कफ का स्थान। अब कफ का स्थान क्या था, हमारा ऊर्ध्व जत्रुकत, यानी कि हृदय के ऊपर वाला पार्ट, चेस्ट वाला पार्ट बोल दो आप, और हेड वाला पार्ट, इन दोनों जगह पे क्या था हमारा कफ प्रधान रहता है। ठीक है, तो इसके स्थान में बोलते हैं उरह कंठशिरः क्लूम परवाणे आमाशयो रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम उरह। यानी कि उरह में, उरह क्या हो गया हमारा चेस्ट वाला रीजन हो गया, कंठ हो गया गला, शिर में, क्लोम में, पर्वों में, आमाशय में रस। पर्व क्या होते हैं हमारे जो स्मॉल ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे फिंगर्स के ज्वाइंट्स हो गए, इन ज्वाइंट्स में क्या है कफ। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हो साइनोवियल फ्लूइड से, यानी कि क्लेदक कफ से। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड एक प्रकार से क्या है कफ ही है। कफ का गुण क्या होता है, देखो स्निग्ध गुण। तो ज्वाइंट्स में क्या है, हम क्या है स्निग्धता के लिए ही तो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिससे क्या है ज्वाइंट को मूव करने में, हमारी ये जो ज्वाइंट्स हैं इनमें फ्रिक्शन ना हो, तो उसको क्लेदन के लिए, उसमें स्निग्धता प्रोवाइड करने के लिए कौन सा कफ होता है, वहां पर क्लेदक कफ होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि पर्वों में, इसलिए इसका स्थान बोल दिया। कफ का स्थान कहाँ भी है, पर्वों में भी होता है। ठीक है, मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम उरः, ये किसके हो गए, हमारे कफ के स्थान यहाँ पर हो गए। तो इस टेबल में देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने बता दिया वात का स्थान, पक्वाशय हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, कटी हो गया वेस्ट, शक्ति हमारा हो गया हमारे जो थाई वाले रीजन हो गया, पाद हमारा फीट हो गया, मतलब जो आपका नाभि से नीचे वाला पार्ट है वो सारा, यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज भी किसमें, वात के स्थान में ही इंक्लूडेड होती हैं। तो कटी, शक्ति, पाद सब इसमें आ गया। अस्थियां तो हमारी हैं क्योंकि उसका आश्रय है वात का ये। श्रोत्र यानी कि ईयर, जो सुनते हैं हम, कानों का गुण क्या होता है, श्रोत्र इंद्रियों का शब्द होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। स्पर्शन यानी कि त्वचा भी क्या है, किसमें, वात प्रधान रहता है, क्योंकि हम क्या है एक तरीके से आप बोल दो, अगर मॉडर्न से मैं इसे कोरिलेट करूं तो आप टच, मतलब कुछ यहाँ पे हमारे क्या है मॉडर्न सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो हम टच करते हैं तो वो क्या है हमारा न्यूरल सिग्नल कहाँ, ब्रेन तक लेके जाते हैं, ब्रेन वापस उसको लेके आता है नीचे हमारा, और किसके थ्रू, इफरेंट नर्व के थ्रू, और क्या है फिर वो रेस्पॉन्स मिलता है। तो टच किससे फील कर रहे हैं हम, एक तरीके से नर्व से, और नर्व स्टिमुलेशन हमारा एक बोल सकते हैं कि किसका, वात का ही कार्य होता है बॉडी में, क्योंकि सिग्नल लेके जाना, लेके आना सब क्या है वात का कार्य है। हमने पढ़ा है कि सारी मोटिलिटी बॉडी में क्या है, वात की वजह से ही होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, स्पर्शन में भी क्या हो गया, इसीलिए वात प्रधान होता है। पक्वाशय क्या है, लेकिन इसका विशेष स्थान है, जो मेजर स्थान है वो क्या है, इसका पक्वाशय ही है। फिर आता है हमारा पित्त। तो पित्त के लिए क्या था हमारा, नाभि यानी कि अम्बलाइकल रीजन, यानी कि हमने पढ़ा था ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी से कोरिलेट किया गया है। आमाशय, स्टमक में भी जो डाइजेशन हो रहा है वो पित्त की वजह से ही होता है। स्वेद और रक्त तो इसके थे ही आश्रय। लसिका, रस धातु भी इसी का आश्रय है। चक्षु और स्पर्श, ठीक है, ये सब किसके हैं, पित्त के आश्रय, मतलब कि क्या पित्त के स्थान है। और इसमें क्या है विशेषता, यानी कि इंपॉर्टेंट वाला मेजर कौन सा है, नाभि होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कफ। तो कफ दोष कहाँ कहाँ प्रधान था, उरह प्रदेश में, वक्ष प्रदेश में यानी कि चेस्ट रीजन में, कंठ में यानी कि थ्रोट में, शिर में हो गया, क्लोम, पर्वो यानी कि संधियों में हो गया। आमाशय में भी हमारा क्या है, कफ प्रधान होता है। तो आमाशय में दोनों दोष हैं, कौन कौन से, पित्त भी हमारा आमाशय में है और कफ भी हमारा क्या होता है, आमाशय में होता है। रस, मेद, घ्राण और रसना, जीवा में भी क्या है हमारा कफ दोष प्रधान होता है। ठीक है, उरह प्रदेश विशेष स्थान स्तव, सुतराम उरह, यानी कि उरह क्या है इसका मेन स्थान, यानी कि चेस्ट वाला जो रीजन है इसका, किसका, कफ का हमारा मेन स्थान होता है। तो ये क्या होगा, हमारे वात पित्त कफ के यहाँ पर स्थान हो गए। ठीक, अभी इसके बाद नेक्स्ट इसके हम वात के भेद देखते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे।
तो अब हमारे आते हैं वात के भेद, ठीक है। वात पित्त कफ के हमने क्या है स्थान पढ़ लिए इसमें कि वात के क्या है स्थान कौन कौन से थे। मेन स्थान कौन सा था वात का, हमारा पक्वाशय, ठीक है। फिर आ गया हमारा पित्त, पित्त का मेन स्थान था हमारा नाभि, और कफ का हमारा विशेष स्थान कौन सा था, उरा था, ठीक है, राइट। अब इसके बाद हमारे आते हैं वात पित्त कफ के, एक एक करके हम इसके सबके भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वात के भेद। तो वात के यहाँ पे क्या है 5 भेद बताए गए हैं, कौन कौन से, प्राण, उदान, समान और व्यान। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ठीक है। वात के क्या हो गए, ऐसे 5 भेद हो गए। वैसे ही पित्त के भी 5 भेद बताए हैं, कौन कौन से, भ्राजक, रंजक, आलोचक, और कौन कौन से हैं इसके पित्त के 5 भेद हमारे, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ठीक। अब वैसे ही हमारे कफ के भी 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, अवलंबक, क्लेदक, तर्पक, और कौन सा होता है हमारा श्लेषक और बोधक। श्लेषक और बोधक, ये क्या हो गए हमारे वात पित्त कफ के भेद हो गए, सबके 5-5, वात, पित्त और कफ। अब इनका क्या है एक एक का हम डिटेल में स्थान पढ़ेंगे और क्या है उनके क्या फंक्शंस है एक एक के वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राणवायु, ठीक है। तो प्राण की क्या है, प्राणवायु के स्थान और कार्य क्या है। तो प्राणो अत्र मूर्धगा, यानी कि प्राणवायु का स्थान क्या है, मूर्धा। तो प्राणवायु का स्थान यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया हमें कि प्राणवायु का मुख्य स्थान क्या है, मूर्धा है, ठीक। अब मूर्धा में हमारा क्या होता है, शिर वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारी प्राणवायु होती है शिर वाला पार्ट होता है, जो सोचना, हमारा इंटेलेक्ट है, सोचने समझने वाली वो सारी चीज़ें किसमें है, मूर्धा से हमें लेनी है। उसमें कौन किसका काम है, वो प्राणवायु का काम है, और वो कहाँ हमारे हेड में है या शिर वाले पार्ट में स्थित होती है। उरा कंठचरो, उरा और कंठ में क्या है, ये मतलब चेस्ट वाला रीजन हो गया, थ्रोट वाला रीजन, वहां पे क्या है संचरण करती है, वहां पे क्या है घूमती रहती है। वात क्या है, मूवमेंट वाली होती है, तो क्या है मूवमेंट उसका काम है, तो एक जगह तो वो बैठ नहीं सकती, तो वो क्या है यहाँ पे घूमती रहती है उरा में और कंठ में, ठीक। फिर उसके बाद आता है बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक। बुद्धि यानी कि जो सोचने समझने वाली चीजें हैं, डिसीजन वाली पार्ट है, वो कौन करती है, प्राणवायु करता है। हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक, ये सारे काम किसके हैं, हमारे प्राणवायु के हैं। स्टीवन शवथु उद्गारानी ही, ठीक है, यानी स्टीवन क्या हो गया हमारा थूकना, ठीक है, वो काम हो गया। शवथु आ गया हमारा छींक आना, उद्गार यानी कि बेल्चिंग डकार आना, श्वास यानी कि हमारा क्या हो गया निश्वास यानी कि सांस लेना। अन्न प्रवेश करत, अन्न को ग्रहण करना, आप जैसे खाना खाया तो उसको अंदर लेके जाने का काम भी किसका है, उसको जो निगलने वाला काम है वो किसका है, स्वेलो करने वाला काम वो किसका है, प्राणवायु का काम होता है। तो प्राणो अत्र मूर्धका, उरह कंठचरो, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक, स्टीवन शवथु उद्गारानी, निश्वास, अन्न प्रवेश करत। ये सब काम किसके हो गए, हमारे वात के होते हैं। कौन सी वात के, प्राणवायु के कार्य होते हैं, ठीक है। बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, मन को क्या करती है, ये धारण करती है, कौन, प्राणवायु, ठीक है। तो मतलब इसमें आपका जितना भी सोचने वाला पार्ट जो अब इंटेलिजेंस हो गया वो किसकी वजह से होगा, प्राणवायु से। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसमें प्राणवायु ज़्यादा है, जो कम इंटेलिजेंट है उसमें प्राणवायु हमारी कम है, इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है। फिर आता है हमारा उदान वायु, नेक्स्ट हमारा भेद कौन सा था, उदान वायु। तो उसका स्थान क्या है, उरा स्थानम उदानस्य, ठीक है। तो इसका स्थान क्या हो गया, उराहा, जो चेस्ट वाला रीजन है, मेन रीजन वो किसका है, उदान वायु का है। और क्या करती है, नासा नाभि ग्लांचरित, नासा नाभि में और किसमें, गले में क्या है, ये संचरण करती रहती है, घूमती रहती है। और इसके कर्म क्या है, वाक प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति यानी कि हमारा जो बोलना है, हमारी क्या है शब्द को प्रवृत्त कराने का काम किसका है, उदान वायु का। जो मैं बोल पा रही हूँ इतना वो किसकी वजह से बोल पा रही हूँ, उदान वायु की वजह से। प्रयत्न यानी कि कोई भी चेष्टा किसकी वजह से हो रही है, उदान वायु की वजह से हो रही है, ठीक है। प्रयत्न,
प्रयत्न, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। बल को प्रदान करती है, वर्ण को प्रदान करती है, स्मृति, क्रिया, ये सब क्रियाएं कौन कर रही है, हमारी उदान वायु का ही कर्म है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है व्यान वायु। व्यान वायु का स्थान क्या है? व्यानो हृदय स्थिता कृतस्न देहचारी महाजवा गति अपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेष अनादि का प्रायः सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम। तो व्यान वायु कहाँ स्थित है? हृदय में स्थित रहती है। मेन इसका स्थान कौन सा हुआ? हृदय हुआ। कृतस्न देहचारी महाजवा यानी कि पूरे देह में क्या है, संचरण करती रहती है। कैसे? अब हृदय में है तो हृदय के साथ क्या है, जैसे हृदय से क्या ब्लड आ रहा है तो ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वैसे ही उसी के साथ ही क्या है, व्यान वायु पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है। और इसके कर्म क्या है? गति कराना। अब क्या हो गया? गति अपक्षेपण यानी कि क्या है, अपक्षेपण उत्क्षेपण होता है हमारा क्या, एक्सटेंशन फ्लेक्शन आप बोल दो, तो वो काम किसके हैं, हमारे व्यान वायु के हैं। निमेष उन्मेष, निमेष उन्मेष हमारा होता है जैसे पलक झपकना और खोलना, आंख को बंद करना खोलना, वो क्या है, निमेष उन्मेष है। ये सारे काम कौन करा रहा है? व्यान वायु करा रही है। प्रया सर्वा क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया है, ये सभी क्रियाएं कौन करा रही है? व्यान वायु करा रही है, और इसी के द्वारा ये सारी क्रियाएं हमारी संपादित होती हैं पूरे शरीर में। ठीक है, तो ये तीन वायु कौन कौन सी हो गई? प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु। फिर नेक्स्ट आती है हमारी समान वायु। समानु अग्नि सपीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। तो समान अग्नि, समान वायु कहाँ रह रही है? समानु अग्नि समीपस्था यानी कि अग्नि के समीप कहाँ रहती है? समान वायु रहती है। कोष्ठे चरति सर्वथा, और पूरे कोष्ठ में क्या है, सभी जगह पूरे कोष्ठ में संचरण यानी कि घूमती रहती है। अब किसके? अग्नि के समीप रह रही है। और अग्नि कहाँ रहती है हमारी? अग्नि बोल दो या पाचक पित्त बोल दो, कहाँ पे रहता है हमारा? मेनली हमारा वो रहता है पक्वाशय वाले रीजन में, पक्वाशय में नहीं, सॉरी, जो हमने अभी पढ़ा था ना कि हमारा जो हमारा पाचक पित्त है, अग्नि है, जो डाइजेशन कहाँ पे होता है? मेनली हमारा ग्रहणी वाले पार्ट में होता है। ठीक है, तो वहीं पे क्या है, हमारा अग्नि रह रही है, पाचक पित्त रह रहा है, तो वहीं पे क्या है, हमारी समान वायु क्या है, अग्नि के समीप रह रही है। इसका मतलब समान वायु का स्थान मेनली क्या हुआ, हमारा ग्रहणी हम कह सकते हैं। ये आचार्य ने नहीं बोला, लेकिन हम अपनी युक्ति लगा सकते हैं कि क्या है, हमारी जो अग्नि है मेनली कहाँ रहती है? ग्रहणी वाले स्थान में रहती है। तो हमारी जो समान वायु है वो भी कहाँ रहेगी? मेजरली वो का स्थान क्या होगा? ग्रहणी ही होगा। ठीक है, और क्या है, पूरे कोष्ठ में तो वो संचरण कर ही रही है। फिर इसका कर्म क्या है? अन्नम गृह्णति, अन्न का ग्रहण करना इसका काम है, उसका पाचन करना काम है। विवेच्यति मुंचति, विवेच्यति मतलब जो हमारा आहार होता है उसको दो पार्ट में क्या है, उसका विवेचन करती है, उसका विभाग करती है, उसको डिवाइड करती है। कौन कौन से दो भाग होते हैं ना आहार के डाइजेशन के बाद? सार भाग और किट भाग। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं। सार मतलब जो अभी हमने कुछ भी खाना खाया उसका क्या है, एक सार, उसका जो हमारा यूजफुल पार्ट है वो निकल जाता है। किट यानी कि जो वेस्ट, जो फीकल मैटर की फॉर्म में निकलता है वो हो गया हमारा किट भाग। तो उसका विवेचन भी कौन करती है? समान वायु ही करती है, क्योंकि अग्नि के साथ मिलकर ये वाला काम वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अन्न का ग्रहण कर रही है, पहले तो उसको ग्रहण कर रही है, लेके आ रही है आमाशय में, ग्रहणी में, पक्वाशय में, जहाँ भी। ठीक है, फिर उसका पाचन कर रही है, डाइजेशन कर रही है, फिर उसको डाइजेशन के बाद दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कि तुम बॉडी में रहो और जो वेस्ट हो तुम बाहर निकलो। फिर उसका क्या है, मुंचन भी करती है। मुंचन मतलब क्या होता है, जो किट भाग के है इसको क्या है, शरीर से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ मल एंड मूत्र। ठीक है, वो काम भी कौन कर रही है, हमारी कौन सी वायु? समान वायु ही करती है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा अपान वायु। अपान वायु का स्थान और कार्य देखते हैं। अपानो अपानगाह श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचराः। अपान का स्थान क्या है? अपानगाह। अपान वायु मतलब जो मेन, अपानगा मतलब हमारा, आप समझ सकते हो इसका कौन सा पार्ट है? गुद रीजन यानी कि कौन सा? एनल रीजन है। मेन इसका पार्ट क्या है? पेल्विक रीजन बोल दो आप। ठीक है, वो किसका स्थान किसका है? अपान वायु का। श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचर, श्रोणी में, बस्ती में, मेढ्र में और उरु में यहाँ पे क्या है, ये क्या करती है? चरण करती रहती है। और इसके कर्म क्या है? शुक्र, आर्तव, शकरन, मूत्र, गर्भ, निष्क्रमण, क्रिया, इनको निकालना। किस किस को निकालना? शुक्र को बाहर निकालना, आर्तव को बाहर निकालना, शक्रत को बाहर निकालना, मूत्र को और गर्भ को। देखो मेल में तो क्या है, शुक्र का विसर्ग कौन करा रही है? अपान वायु। फीमेल में आर्तव का मतलब जैसे आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो ब्लड फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? हमारा अपान वायु की वजह से हो रहा है। शकरत यानी कि हमारा क्या है, फीकल मैटर जो निकल रहा है। ठीक है, मूत्र हमारा यूरिन जो हमारा पास आउट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? अपान वायु की वजह से। गर्भ भी जो हमारा क्या है, पार्चुरेशन हो रहा है, बेबी की डिलीवरी हो रही है, वो किसकी वजह से ही होती है? अपान वायु की वजह से ही होती है। इसका कर्म क्या है? शरीर से बाहर निकालना। किस किसको? शुक्र, आर्तव, शकरत, मूत्र, गर्भ, इन सब का निष्क्रमण करना ही किसका काम है? अपान वायु का काम है। ये क्या होगा, हमारे 5 प्रकार की अपान वायु हो गई, वो सॉरी 5 प्रकार की क्या हो गई? वायु हो गई। कौन कौन सी? प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान वायु। ठीक, तो
तो इसको यहाँ पे ब्रीफ में देखते हैं कि प्राणवायु का स्थान सबसे पहले क्या था, मूर्धा था, कंठ हो गया, उरा हो गया, इनमें क्या है वो विचरण कर रही है। सबसे पहले मेन स्थान था हमारा मूर्धा, और कंठ और उरा में क्या है वो विचरण करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, फिर इसका कर्म क्या था, बुद्धि, हृदय, बुद्धि, इंद्रिय, मन, हृदय तथा धमनी आदि का इन सब का क्या है धारण कर रही है। कौन, प्राणवायु। और कर्म क्या है इसके, इष्ठीवन, शवथु यानी कि छींकना, उद्गार हो गया हमारा डकार आना, श्वास, उश्वास यानी कि जो हमारी ब्रीदिंग वाला फंक्शन है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, प्राणवायु की। और अन्न का प्रवेश करना, निगलना वाला पार्ट, जो स्वेलो वाला पार्ट है वो भी कौन करा रहा है, प्राणवायु करा रही है। फिर उसके बाद आता है हमारा उदान वायु। तो उदान वायु का स्थान क्या था, उरहा प्रदेश, मेनली क्या था, उरहा प्रदेश था। फिर नेक्स्ट है इसमें क्या है, कंठ और नाभि प्रदेश में क्या है संचरण करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, फिर इसका कर्म क्या था, वाक प्रवृत्ति यानी कि बोलना, प्रयत्न करना, कोई भी चेष्टा करना, ट्राई करना कुछ भी चीज़, ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना, बल देना, वर्ण देना, स्त्रोतों का प्रीणन करना यानी कि उनका क्या है तर्पण करना भी इसका फंक्शन है। धी, धृति, स्मृति यानी कि बुद्धि हो गया, धैर्य हो गया, स्मृति हो गया, मनोविबोधन, मन की चैतन्यता, इनका भी काम कौन कर रहा है, हमारा उदान वायु ही करती है। ठीक है, फिर आती है हमारी नेक्स्ट वायु, व्यान वायु। तो इसमें क्या था, इसका मेन स्थान था हृदय, और हृदय के साथ यानी कि संपूर्ण शरीर में क्या है संचरण यानी कि सर्कुलेट करती रहती है। संपूर्ण शरीर में शीघ्रता से गति करना और शरीर को गतिशील बनाना ही किसका काम है, व्यान वायु का काम है। अंगों का प्रसारण यानी कि फैलना, आकुंचन, क्या हो गया हमारा सिकोड़ना यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाला काम भी किसका है, व्यान वायु का है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण ये भी इसके कर्म है। निमेश, उन्मेष यानी कि ब्लिंकिंग ऑफ आई भी व्यान वायु का कर्म है। जरंभा यानी कि जंभाई लेना, अन्न आस्वादन यानी कि अन्न का स्वाद लेना, स्रोत विशोधन, स्रोतों का शोधन करना, स्वेद और अस्रग यानी कि रक्त का स्त्राव कराना। ठीक है, किसका काम है, हमारा व्यान वायु का। योनि में शुक्र पहुंचाना, अन्न से कीट और सार को पृथक करना, ये सब काम किसके हैं, हमारे व्यान वायु के ही होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा समान वायु। ठीक है, समान वायु का स्थान क्या था, जठराग्नि के समीप, जो कि कहाँ पे थी, हमारी ग्रहणी में थी। ठीक है, अंतराग्नि का संधुक्षण करना यानी कि जठराग्नि को तीव्र करना। अब क्या है, जैसे आग नहीं जलती तो हम उसमें हवा मारते हैं ना, आपने देखा होगा पुराने गाँव में जब चूल्हा जलाते हैं तो वो क्या है, उसमें हवा से उसको आग को तेज करते हैं। वैसे ही जो हमारी समान वायु है वो क्या है, अग्नि का संधुक्षण करती है, अग्नि को बढ़ाती है, जठराग्नि को और तीव्र कर देती है। ठीक है, पक्वाशय, आमाशय, दोष, मल, शुक्र, आर्तव और जल को वहन करने वाला यानी कि ले जाने वाली स्रोतों का विचार करना। ठीक है, उक्त स्रोतों को धारण करना, अन्न को धारण करना, सब किसके काम है, समान वायु के काम है। अन्न का पाचन भी, अब जब पाचन करने के बाद अन्न से कीट को अलग करके नीचे अधो मार्ग से लाने का कार्य भी किसका, यानी कि जो पूरे उसमें डाइजेस्ट होने के बाद रेक्टम तक लाने का काम भी किसका है, हमारा समान वायु का है। रेक्टम के बाहर लाने का काम तो अपान वायु का है, लेकिन उसको वहां तक लाने का काम कौन कर रही है, हमारी समान वायु करती है। ठीक है, फिर लास्ट आ जाती है हमारी अपान वायु। तो अपान प्रदेश, बस्ती, अपान प्रदेश इसका क्या है, अपान प्रदेश यानी कि पेल्विक रीजन हो गया हमारा। ठीक है, बस्ती, श्रोणी, मेद, वृषण, वंक्षण और उरु में इनमें क्या है संचरण करती रहती है पूरे में। यह क्या है, विण यानी कि मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव और गर्भ, इनको सबको क्या है बाहर निकालने का कार्य कर रही थी। कौन, हमारी अपान वायु। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, वात के भेद पढ़ लिए। अब आप क्या है डिटेल में इस दोष को समझ गए हो कि जैसे अभी तो हमने क्या है एक कॉमन पढ़ा था कि वात के स्थान ये हैं, वात की क्षय हो रही है तो ये होगा, वृद्धि हो रही है तो ये होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या है उसका डिटेल में एक एक पार्ट के हिसाब से, एक फंक्शन के हिसाब से बताया कि प्राण वायु ये फंक्शन कर रही है, अपान वायु ये फंक्शन कर रही है। तो उसके क्या है इन्होंने भेद के हिसाब से डिटेल में बताया। अब आपको क्या है वात अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। आज तक तो आपने बस ये पढ़ा है वात पित्त का 3 दोष हैं, इनके ये काम है। अब क्या है एक एक स्थान से आप कोरिलेट करो कि प्राण वायु मतलब हम सांस ले रहे हैं तो कौन सी वायु है, वो प्राण वायु है। ठीक है, अब हमारा क्या है मल मूत्र निकल रहा है तो कौन सी वायु कर रही है काम, अपान वायु। अब आप क्या है प्रैक्टिकली इसको समझने के भी यही तरीके हैं। आप प्रैक्टिकली चीजें कर रहे हो तो उसको कोरिलेट करो, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो कोरिलेट करो कि मैं किस दोष की वजह से कर रहा हूँ, इसमें कौन कौन सा दोष इन्वॉल्व है। कुछ खा रहे हो तो ये कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा है, लाला स्राव हो रहा है तो कौन सा दोष है, मैं चल रहा हूँ मेरे जॉइंट्स मूव कर रहे हैं कौन सा दोष है। तो ऐसे करके आप इसको क्या है रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज क्या है दोष तो आप देख नहीं सकते। ठीक है, कि देख के आप समझ जाओ कि हाँ कफ है, पित्त है, वात है। आप उसको चीज को जब रियलाइज करोगे, जब कोरिलेट करोगे प्रैक्टिकली कि वात की वजह से मैं ये कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझे डकार आ रही है, मैं छींक रहा हूँ तो कौन सी बात है, ऐसे करके ही आप चीजों को क्या है समझ पाओगे और आपको फिर रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप समझ गए कि समान वायु क्या करा रही है, अन्न का मैंने खाया, अब इसका क्या है सार और कीट अलग हो गया, अब ये यहाँ तक आ गया, मुझे अर्ज टू डेफिकेट हुई तो अपान वायु ने करा दी हो। तो वो क्या है आप उस चीज को कोरिलेट करके समझ रहे हो तो वो आपको याद भी रहेगी। ऐसे करके दोष आप क्या है क्लिनिकली बोल दो, प्रैक्टिकली बोल दो, कोरिलेट कर पाओगे। नहीं तो वरना लास्ट तक यही कहते रह जाओगे कि क्या है ये दोष धातु मल,
ट्रीटमेंट हम कैसे ही करेंगे, हमें तो दिख नहीं रहा है, पेशेंट आ रहा है उसमें कहाँ दिख रहा है वात पित्त कफ का है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको वो चीज़ें जब आप ये कोरिलेट करना खुद से सीख जाओगे नेचुरली, तो फिर क्या है, एबनॉर्मलिटी आपको खुद दिखने लगेगी। जब किसी भी चीज़ का आप नॉर्मल प्रोसेस समझ लोगे तो उसका एबनॉर्मल क्या है, फंक्शन क्या है, वो आपको खुद समझ आने लगेगा, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्या है, पित्त के भेद देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।